हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 98। ये वर्कशीट क्लास 4 के हिंदी विषय की है, जिसमें हम लोग रिमझिम किताब से मन के भोले भाले बादल पाठ को की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों बाद वर्कशीट आई है, आपको भी काफ़ी लंबा इंतज़ार था और हम भी इंतज़ार में थे, तो ये इंतज़ार अब हमारी समाप्त हो गई। और चलिए आज की वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। करा प्यारे बच्चों, आपने पाठ में पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम इन शब्दों का कुछ और अभ्यास करेंगे और पर्यायवाची शब्द के बारे में भी जानेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक ही समान अर्थ वाले अलग अलग शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जब अलग अलग शब्दों का एक ही अर्थ होता है तो उसे हम पर्यायवाची शब्द, एक ही पर्याय होता है तो पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यहाँ पहला प्रश्न है आपके चैप्टर से, मन के भोले भाले बादल से है कि मन के भोले भाले बादल कविता में बादल के आकार को किस किस के समान बताया गया है। तो ये किस किस के समान बताया गया? सबसे पहले तो जोकर के समान बताया गया है, तो आप जोकर लिख दें। ओके, पहला जोकर के समान। दूसरा है हाथी के समान बताया गया है, तो आप हाथी भी लिख सकते हो, हाथी के सूंड जैसा बताया गया ना। और तीसरा ऊंट, ऊंट के समान, ऊंट के कुबड़ जैसा है, तो आप ऊंट भी लिख सकते हो, ऊंट के समान बताया गया है। और चौथा परियों के पंख, तो आप परियां लिख दो, परियों के जैसे भी बादल के आकार बनाए गए हैं। तो इनके चार उत्तर में ये होंगे, जोकर, हाथी, ऊंट और परियां। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो शैतानी करते हैं। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि, बहुत छोटे आंसर हैं, क्योंकि ये शैतानी करते हैं। शैतानी करते हैं। हो गया। अब है तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न को भी देखते हैं। कह रहा है, बादलों से ढोलक बजने की आवाज़ें कैसे आती होंगी? तो बादलों के टकराने पर, जब बादल टकराते हैं तो ढोलक बजने जैसी आवाज़ें आती हैं। आप लिख दीजिए, बादलों के टकराने पर। हो गया। तो ये तीन प्रश्नों के जवाब हो गए। अब हमें कुछ पर्यायवाची शब्दों को सीखना है और उनकी ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ नीचे दिए गए शब्द समूह में उस शब्द पर गोला बनाइए जो सामने वाले शब्द का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची का अर्थ मैंने बताया है आपको कि जब दो शब्दों के एक ही अर्थ हो तो उन शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, या एक ही वस्तु के दो तीन नाम हो तो उन नामों को पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए, हवा, तो हवा को पवन भी कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा पवन। नेक्स्ट है संसार, तो संसार का पर्यायवाची क्या होता है? जग, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा जग। और उसके बाद है शेर, तो शेर का पर्यायवाची क्या होगा? वनराज, वनराज को शेर कहते हैं। और उसके बाद है औरत, औरत का पर्यायवाची महिला, महिला को क्या कहते हैं? औरत कहते हैं। तो ये सारे इसके पर्यायवाची हो गए। अब है पांचवा पॉइंट है, जिसमें कह रहा है कि बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने यह भी जाना कि किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा का यह परिभाषा है, संज्ञा की डिफिनीशन है ये, कि किसी जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। शब्द जाल में छिपे संज्ञा शब्दों को ढूंढकर उन्हें तालिका में लिखिए। ये शब्द जाल है, देख रहे हो ना, ये शब्द जाल है। इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। तो सबसे पहले तो इन शब्दों में वाक्य खोज, शब्द, संज्ञा शब्द खोजने हैं और उसके बाद उनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे ढोलक, तो ढोलक से आप बना सकते हो, ढोलक की छाप अच्छी है, थाप, या ढोलक की आवाज़ अच्छी है, ढोलक की आवाज़ अच्छी है, अच्छी है। आप इसको जब कॉपी में लिखना
तो एक लाइन में लिखना, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। नेक्स्ट है, अब आपको दूसरे संज्ञा शब्द खोजने हैं। तो ढोलक एक तो हो गया, इसमें पहले दिया हुआ भी है। अब दूसरा खोजना है आपको आसमान। यहाँ दिख रहा है, किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, तो आप लिख दीजिए इसमें आसमान। आसमान, इससे बनेगा आसमान नीला है। आप वाक्य बना लीजिए, आसमान नीला है, ये हो गया। उसके बाद अब आसमान हो गया, नदी है। यहाँ आप नदी देख रहे हो ना, तो आप इसमें तीसरे में नदी लिखो। नदी गहरी है, नदी, इससे जो वाक्य बनेगा वो होगा नदी गहरी है। उसके बाद अगला देखो, फल। फल से क्या होगा, आप लिख दो फल मीठा है। फल मीठा है। और तब नेक्स्ट अगला क्या हो सकता है, बादल। यहाँ है ना बादल, आप इसमें लिख दीजिए बादल। वाक्य बना दीजिए, बादल काले हैं। बादल काले हैं, हो गया। उसके बाद एक और खोज लीजिए। ढोलक तो हो चुका है, बादल भी हो गया। बचपन दिख रहा है लेकिन थोड़ा बड़ा शब्द है, मैं सोच रहा हूँ छोटा शब्द ले लूँ। छोटा शब्द दिख नहीं रहा है, बचपन ही लेते हैं। चलिए बचपन, बचपन से लिख लीजिए, बचपन प्यारा है। चाहे बचपन याद आती है, याद आती है, हो गया। तो इस तरह से आपके वाक्य बन गए और आपने शब्द भी खोज लिया। तो ये जितने भी शब्द हैं सारे के सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं और उन शब्दों को ढूंढकर हम लोगों ने उनसे वाक्य बनाए। अब एकता दिवस के बारे में आपको जानना है, और ये एकता दिवस के बारे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और उन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण करके इतने बड़े भारतीय साम्राज्य को खड़ा किया था, भारत का एकीकरण किया। तो उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं, यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ आपको विविधता में एकता के लिए एक कविता दी गई है, उस कविता का भी आप पाठ कीजिए और हो सके तो याद भी कर लीजिएगा। ये कविता है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। तो बच्चों ये थी आपकी कविता, और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताना है, बच्चों को बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। ठीक,
तो ये थी आपकी वर्कशीट, आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में।